पिघला दे जंजीरें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। आप पढ़ रहे हो मध्यकालीन इतिहास, यानी कि मध्यकालीन इतिहास में आपने पूरा कंप्लीट दिल्ली सल्तनत पढ़ा और आपको पता भी चल गया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट करवाया है। और अगर आप इतना ही पढ़ लेते हो तो दिल्ली सल्तनत से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको दक्षिण भारत में जो राज विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हुआ था और उसी टाइम पर जो विद्रोह देखने को मिलते हैं, आपको पता है तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे ज़्यादा राज्य विस्तार और सबसे ज़्यादा विद्रोह होते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही होते हैं। और उसी टाइम पर दो नए साम्राज्य उभर कर आते हैं, जैसे आपने देखा बहमनी साम्राज्य, यानी कि हसन गंगू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1347 में, और विजयनगर साम्राज्य हरियर और बुक्का दोनों भाई थे, दोनों के द्वारा दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और किस तरीके से आपको कल बताया था जैसे पिछले वीडियो में, तो आपने देखा कि बहमनी साम्राज्य यानी कि विजयनगर जो साम्राज्य है तो हरियर और बुक्का के लिए क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ सेनापति उसको उन दोनों भाइयों को बंदी बना लेते हैं और उसके बाद उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करवा देते हैं। और सेनापति बनाकर उसके बाद क्या करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक उन्हें दक्षिण भारत पर फिर से आसपास के एरिया पर विजय प्राप्त करने के लिए फिर से भेजते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर इन हरियर और बुक्का की मुलाकात होती है किसके साथ, हाँ ये आपको पता है विद्यारण्य जो स्वामी है, आपको याद रखना है कि विद्यारण्य स्वामी के सहयोग से ये फिर से हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं और एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं, विजयनगर साम्राज्य, जिसमें वो एक नया जो वंश लेकर आते हैं, नई डायनेस्टी लेकर आते हैं जिसका नाम था, आपको पता है, संगम डायनेस्टी। तो आपने संगम डायनेस्टी के बारे में पूरा पढ़ा, किस तरीके से हरियर प्रथम शासन करते हैं, उसके बाद बुक्का, उसके बाद आपको पता है हरियर द्वितीय आते हैं, उसके बाद देवराज प्रथम आते हैं। देवराज प्रथम के टाइम पर हाँ आपको पता है सबसे पहले तुंगभद्रा नदी पर डैम बनवाया, नहरों का निर्माण करवाया, ये आपको याद रखना है। और इन्हीं के टाइम पर निकोलो कांठी आता है, विदेशी जो यात्री है इटली का निकोलो कांठी आता है। देवराज द्वितीय, इसको जगबेटकर के नाम से भी जाना जाता है। जगबेटकर मतलब हाथियों को मारने वाला, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि किस तरीके से संगम डायनेस्टी के बाद, संगम डायनेस्टी यानी कि देवराज द्वितीय तक तो ठीक है, अच्छा शासन चल रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही विरूपाक्ष यानी कि इसका अंतिम शासक आता है तो ये अयोग्य शासक के रूप में साबित होता है और एक नई डायनेस्टी की स्थापना होती है जिसका नाम आपको पढ़ना है तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो हो गया इसकी सालुक डायनेस्टी आएगी। आज अपन को सालुक डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक नया, मतलब आपको पता है विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 2 है, अभी ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन जस्ट कोशिश कर रहे हैं आपको सब कुछ चीज़ें बिल्कुल क्रम से मिल जाएँ, कहीं भी इधर उधर आपको देखने की किताबों की कोई ज़रूरत ना पड़े। एक ही वीडियो, मतलब 2 या 3 वीडियो बनेंगे, इसमें आपको पूरा कंप्लीट विजयनगर साम्राज्य, आपको पता है एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से उठकर आता है अगर आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे तो, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आप पेपर अपने आप को जज कीजिए और देखिए कि हम यहाँ पर न्यूटन क्लासेस में जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कितना आपके पेपर में आ रहा है। आपके प्रीवियस पेपर लगाइए, प्रीवियस पेपर में आप देखिए कि वास्तव में जो हम यहाँ पर कंप्लीट जो आपको मेथड दे रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए कितना यूजफुल है, ठीक है। तो आज देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। इसमें आपको देखना है सेकंड जो वंश हुआ है, 2 मतलब दूसरे नंबर का जो वंश आता है उसका नाम है सालुक डायनेस्टी। सालुक डायनेस्टी का संस्थापक आपको याद रखना है, सालुक डायनेस्टी जो है इसका संस्थापक सालुक नरसिंह। सालुक नरसिंह ये इससे पहले क्या था, चंद्रगिरी है, चंद्रगिरी का गवर्नर था, ये याद रखना है। सालुक डायनेस्टी का संस्थापक कौन है, इसमें सालुक नरसिंह। ये इसीलिए पूछा जाता है सालुक डायनेस्टी का संस्थापक यानी कि फाउंडर क्यों पूछा जाता है, क्योंकि आगे जो तुगलक वंश आएगा उसका भी नरसिंह है, मतलब पर उसके नाम में वीर लगा है, इसके नाम में सालुक नरसिंह लगा है। तो आपको याद रखना है नरसिंह, सालुक नरसिंह किसका, सालुक वंश का संस्थापक है।
ये चंद्रगिरी का गवर्नर था, ये याद रखना है। लेकिन हाँ, इस पर मेन मुख्य रूप से जो शासन करने का जो दायित्व था, ये तो नाम मात्र का शासक बना, लेकिन इसका पूरा अधिपत्य किसके हाथों में था, ये आपको याद रखना है। ये था इसका सेनापति नरसा, यानी कि नरसा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नरसा जो नायक है, नरसा नायक, इसके हाथों में पूरा शासन यानी कि रूलर करने का जो अधिकार था पूरा इसके हाथ में था। ये ही देखता था किस तरीके से आपको शासन करना है, किस तरीके से आपको युद्ध क्षेत्र में आपको मतलब प्रस्थान करना, ये पूरा ये इसका सेनापति यानी कि इसका जो सेना नायक था, कौन था, नरसा नायक, ये पूरा कंट्रोल करे हुए था। तो सिंपल से आपसे पूछा जाएगा कि सालुब डायनेस्टी का संस्थापक यानी कि सालुब नरसिंह हुआ है और इसका सेनापति पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है नरसा नायक। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगला सैनिक मतलब सालुब नरसिंह का पुत्र यानी कि इमादी नरसिंह इसका नया मतलब शासक बनता है। किसका था, जो सालुब नरसिंह हुए हैं उसका पुत्र बनता है। ठीक है, तो ये इमादी नरसिंह जो है, इनका मतलब ये जो है सेना नायक मतलब जो नरसा नायक है, नरसा नायक के द्वारा क्या कर लिया जाता है, इसको कैद कर लिया जाता है और पेनाकोंडा दुर्ग में रखा जाता है। अब क्या हुआ, इसका पुत्र नरसा नायक का पुत्र यानी वीर नरसिंह क्या करता है, इमादी नरसिंह की हत्या कर देता है और एक नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है जिसका नाम है तुलुप वंश। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है कि जो सालुब डायनेस्टी है उसका संस्थापक है यानी कि सालुब नरसिंह और इसका पुत्र इमादी नरसिंह को कौन मतलब कैद कर लेता है, तो नरसा नायक कैद कर लेता है। कहाँ पे, पेनुकोंडा दुर्ग में। उसके बाद इसकी हत्या कौन कर देता है, तो ये नरसा नायक का पुत्र यानी कि वीर नरसिंह इसको मारकर एक नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है जिसका नाम आपको याद रखना है, वीर नरसिंह इसका संस्थापक है, तुलुप डायनेस्टी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक अगर माना गया है तो कौन है, कृष्णदेवराज। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर विजयनगर साम्राज्य में अगर आपको देखना है, कुछ भी अगर ना भी देखो तो आपको कृष्णदेवराज पढ़कर जरूर जाना है। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठकर आते हैं। तो देखते हैं, कृष्णदेवराज यानी कि 1509 से 1530 तक ये रूलर करते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, जो कृष्णदेवराज हैं काफ़ी विद्वान भी थे। ठीक है, और इसमें क्या है, सबसे पहले जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो ये उड़ीसा क्षेत्र में जो गजपति शासक में प्रताप रुद्रदेव को क्या करते हैं, युद्ध क्षेत्र में हरा देते हैं। तो कृष्णदेवराज के द्वारा क्या किया गया, उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को हराया, इन्हें आक्रमण किया। उसके बाद अब हार गए प्रताप रुद्रदेव, तो ये मतलब कृष्णदेवराय कहते हैं कि चलो हम आपके साथ एक मतलब संधि करते हैं। संधि में आपको क्या करना है, आपकी पुत्री हमें पसंद है, आप अपनी पुत्री की शादी हमसे कर दीजिए। इस तरीके से उड़ीसा के गजपति शासक यानी कि प्रताप रुद्रदेव के द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इस युद्ध क्षेत्र को इस युद्ध को क्या किया, समाप्त किया। तो इस तरीके से याद रखना है कि कृष्णदेवराय के द्वारा सबसे पहले किस क्षेत्र के शासक को पराजित किया गया, तो आपको याद रखना है गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव, और किस तरीके से वो युद्ध क्षेत्र के बाद मतलब आक्रमण जो है उसको समाप्त करते हैं, तो वो वैवाहिक संबंध स्थापित इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, ये आपको पूरी कहानी लिख दी कि हार के बदले पुत्री की शादी कर देते हैं कृष्णदेवराय के साथ। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद आपको पता है कि 1509 और 1530 यहाँ पर आपको पता है पुर्तगाली वास्को डी गामा एंटर कर चुका था 1498 के टाइम पर। तो इसका जो है कृष्णदेवराय का मुख्य रूप से क्या था, इसका जो मित्रता थी इसकी पुर्तगालियों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध इसके स्थापित हो चुके थे। तो यहाँ पर क्या होता है ये आपको देखना है। सबसे पहले इसके दरबार में 2 पुर्तगाली आते हैं यानी कि बारबोसा और पायस। कौन है, बारबोसा और पायस, 2 पुर्तगाली आते हैं। इसके बाद आपको पता है कृष्णदेवराय के टाइम पर ही यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इंडिया में एंटर करता है। उसके बाद क्या करता है, भटकल का जो किला उड़ीसा क्षेत्र में जो भटकल है वह उसका किला बनवाने की अनुमति ये मतलब अल्फांसो दी अल्बुकर्क मतलब अनुमति ले लेते हैं और ये बनाना स्टार्ट करते हैं। अब कहानी ये चल रही है, वास्को डी गामा 1498 में आ चुके हैं और केरल के राजा जमोरियन आपको पता है ये कालीकट तट पर इनका स्वागत करते हैं। तो सिंपल सा जब आपको यूरोपियन पढ़ाएंगे, भारत में यूरोपियन जो कंट्री यूरोपीय
उनका आगमन है वो पढ़ाएंगे तो पूरी कहानी वहाँ बता देंगे। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कौन सी डायनेस्टी थी जहाँ पर पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था। तो आपको याद रखना है कि उस टाइम पर दक्षिण भारत में जो डायनेस्टी चल रही थी उसका नाम है तुलुप वंश और ये आता है, तो याद रखना है पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में इंडिया में आता है। तो इसका जो स्वागत होता है केरल के राजा जमोरियन के द्वारा किया जाता है कालीकट तट पर, ठीक है। उस टाइम पर तुलुप डायनेस्टी यहाँ पर चल रही थी। इसके बाद ये क्या होता है, ये कहानी निपट गई, ठीक है। यहाँ पर तुलुप वंश चल रहा था। तुलुप वंश के टाइम पर यानी कि आप याद रख सकते हो बीर नरसिंह यहाँ पर था। इसके बाद 1509 की बात करते हैं तो ये आपको देखना होगा पूरा। यूसुफ आदिल शाह गोवा का शासक। अब पुर्तगालियों की नज़र थी गोवा पर, ठीक है। पुर्तगाली जो है नज़र गड़ाए हुए थे गोवा पर। उस टाइम पर गोवा के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह थे। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, कृष्णदेवराय शासन कर रहे हैं तुलुप डायनेस्टी के रूप में, इधर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि किस तरीके से पुर्तगालियों ने इनसे मदद मांगी। तो यूसुफ आदिल शाह को हटाने के लिए कृष्णदेवराय ने मुख्य भूमिका निभाई थी पुर्तगालियों को गोवा पर अधिकार करने में। क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यूसुफ आदिल शाह को गोवा से हटाने के लिए पुर्तगालियों की मदद किसने की थी। तो याद रखना है कृष्णदेवराय के द्वारा 1509 में गोवा को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेते हैं पुर्तगाली, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। ये तो सिर्फ कहानी थी, किस तरीके से याद रखना है। पुर्तगालियों के साथ सबसे अच्छे संबंध किसके थे, कृष्णदेवराय के। कृष्णदेवराय से सहायता मांगी पुर्तगालियों ने, यानी कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क आया और यूसुफ आदिल शाह को हटा दे की मतलब मांग करते हैं और ये इनकी मदद भी कर देते हैं। तो इस तरीके से गोवा पुर्तगालियों के हाथ में चला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसके टाइम पर, तो वंश अगर डायनेस्टी पूछी जाए तो तुलुप डायनेस्टी, शासक पूछा जाए तो कृष्णदेवराय, ये आपको याद रखना है। इसमें आपको पता है कि सबसे पहले आने वाले यूरोपीय यानी कि पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। तो पहले आया और सबसे बाद में गया, ये आपको पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको। उसके बाद अगर बात करते हैं, इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तेलुगु भाषा जो है, तेलुगु भाषा से संबंधित 8 कवि इसके दरबार में रहते थे। ये जैसे तेनालीराम हो गया, आपने सुना होगा, तेनालीराम की कहानियाँ बहुत फेमस हुई हैं। तो आपको याद रखना है कि अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान दोनों अलग अलग हैं। अष्टप्रधान की बात आएगी तो शिवाजी के टाइम पर याद रखना है। अष्टदिग्गज हैं तो आपको याद रखना है कृष्णदेवराय के टाइम पर। अब इनके कुछ निर्माण कार्य हैं, ये देखना है। इनके द्वारा कौन कौन सी उपाधि धारण की गई थी कृष्णदेवराय की, ये देखना है। और आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है और अपने आप को, जब हम क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर देंगे तो आपको क्वेश्चन कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अब इसमें कल इसको कृष्णदेवराय के साथ आपको बहमनी साम्राज्य भी पूरा कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका मुग़ल एम्परर यानी कि मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको पता है कि अगर क्वेश्चन करवा दिए जाएँ तो क्या आप पेपर आप क्लियर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। वन लाइनर फैक्ट के रूप में पेपर में कभी भी आप पेपर क्रैक नहीं कर सकते, इसीलिए पूरा बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक से आप काफ़ी चीज़ें आपको मिलती हैं और सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए थ्योरी वाला पार्ट बहुत ज़रूरी रहता है। कोई भी पेपर की तैयारी करने से पहले आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपको पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको जो क्वेश्चन देते हैं उनको कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई इसी डायनेस्टी को समाप्त करके एक नई डायनेस्टी स्थापित करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।